भारत संवाद श्रृंखला के अंतर्गत मुझे आप लोगों के बीच बैठने का, कुछ बोलने का अवसर मिला। इसके लिए पवन सर का मैं धन्यवाद देता हूं। चूँकि मेरे सामने इतने ख्यातिनाम बुद्धिजीवी हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे तो अभी आप लोगों से और सीखना है, मैं आपको क्या बताऊंगा। लेकिन फिर भी ये दायित्व है, मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आदरणीय शास्त्री जी के ऊपर आपके साथ कुछ विमर्श करूं, संवाद करूं, तो मैं अपनी कुछ बातें कहूंगा। हो सकता है इस बोलचाल में कुछ बातें छूट भी जाएं, लेकिन जिस तरीके से शास्त्री जी को गढ़ा गया है इतिहास में और रचा गया है साहित्य में, मैं उन्हीं सभी पक्षों पर आपके साथ चर्चा करूँगा। शास्त्री जी के जो पक्ष हैं आमतौर पर दृष्टांत के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें नैतिक शिक्षा में या इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों में पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से नैतिक शिक्षा के रूप में हम तक पहुंचाए जाते हैं। आमतौर पर उनका जो जीवन रहा है, जाहिर सी बात है, गरीबी में पले बड़े, तो एक संघर्षमय जीवन था, तो उसके जितने दृष्टांत हैं हम लोग आधे अधूरे ढंग से किसी न किसी रूप में प्राप्त किए हैं। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा पक्ष भी है। एक पक्ष है जो आज़ादी के आंदोलन में उनकी जो भूमिका रही, और दूसरा पक्ष उनके दार्शनिक पक्ष। हम पुस्तकों में उनके तथ्यात्मक चीज़ों को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो दर्शन पर विवेचना होनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि दार्शनिक पक्ष इतना गूढ़ होता है कि समाज के सामने प्रकट होने में उसको काफ़ी लंबा समय लगता है। एक सामान्य समझ पर, सामान्य बोध पर तो ये होता है कि शास्त्री जी ने तैरकर नदी पार की, स्कूल जाते थे, शास्त्री जी बहुत गरीबी में जिए, इस टाइप के जो तथ्य हमको मिले हमने कलेक्ट किया है, आपसे चर्चा के दौरान ये भी आएंगे सामने। लेकिन वास्तव में जो गांधीवादी विचारधारा थी, जिस दर्शन को उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ कर, मैं ओढ़ने के बाद कह रहा हूँ, उनको धारण करके, और उसके बाद अपने व्यक्तित्व को जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में अनुकरणीय है और प्रत्येक भारतवासी के लिए ये निश्चित रूप से अनुकरणीय है। तो मैं उनके 4 पक्षों पे आपके साथ चर्चा करूंगा। पहला पक्ष होगा उनका प्रारंभिक जीवन, और दूसरा पक्ष होगा उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, और तीसरा पक्ष होगा उनका प्रधानमंत्री के रूप में कृतित्व जो है, और चौथा पक्ष होगा उनका दार्शनिक पक्ष। और इन सभी को हम लोग उचित ढंग से कोशिश करेंगे समझने की, बताने की, कि इसके माध्यम से हम शास्त्री जी के एक विराट व्यक्तित्व को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। यही वह तिथि है जब गांधी जी जैसा विराट व्यक्तित्व पैदा हुआ। मज़े की बात है कि इन दोनों की जन्मतिथि एक दिन पड़ती है और विचारों में पर्याप्त साम्यता है। साम्यता इस ढंग से कि एक विचारों का जनक है और एक विचारों का प्रचारक है, और जिसने विचारों को जन्म दिया, ऐसा नहीं था कि भारतीय परंपरा में वो विचार पहले नहीं थे, विचार पहले से थे, लेकिन जिस ढंग से गांधी जी ने सामान्य जन की समझ में आने वाली शैली में उसको प्रस्तुत किया, शायद सामान्य जन से शास्त्री जी के रूप में उसको ग्रहण किया और सीधे उसको अपने ऊपर, मैंने कहा कि आवरण ओढ़ लिया, और वास्तव में वो गांधी जी की प्रतिलिपि हमको कई जगह दिखाई पड़ते हैं, उनकी अनुकृति दिखाई पड़ते हैं। तो शास्त्री जी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। मुगल सराय स्थान है उत्तर प्रदेश में। इनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद जी एक शिक्षक थे। कई जगह पे उल्लेख मिलता है कहीं क्लर्की का काम भी किया था। लेकिन शारदा प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी बातें अभी सामने नहीं आई हैं, मैं उसकी 1-2 बातों पर जरूर जिक्र करना चाहूँगा, और इनकी माँ के ऊपर भी थोड़ा जानकारी, क्योंकि उन दोनों के व्यक्तित्व का प्रभाव सीधे सीधे शास्त्री जी के ऊपर पड़ा है। शास्त्री जी के व्यक्तित्व को गढ़ने में जितना प्रभाव उनकी माँ का है, उतना ही उनकी पत्नी का भी है। हम उस पर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनके पिता शारदा प्रसाद जी जो थे, एक धर्मपरायण व्यक्ति थे और एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सिर्फ शिक्षक मात्र नहीं थे, क्योंकि जो शिक्षा का बोध था उसको समाज तक, आम जन तक पहुंचाने का दायित्व वो निभाते थे। तो आनुवांशिक तौर पर शास्त्री जी के पास उनका यह बोध पहुंचा। हालांकि शास्त्री जी की उम्र लगभग 1.5 साल थी तब उनके पिता श्री शारदा प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। तब उनकी माँ ने लालन पालन किया, और चूँकि प्रारंभिक जीवन अभावग्रस्त था, तो उल्लेख मिलता है कि वो अपने मामा के घर चले गए, बिंदेश्वरी प्रसाद जी के यहाँ। नाना जी की भी डेथ हो गई,
शास्त्री जी छोटे थे तो बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने उनका लालन पालन किया, ग्रामीण स्तर पर उनकी शिक्षा हुई। इस स्थिति में शास्त्री जी के जीवन का जो प्रारंभिक संकट का दौर है, जैसे हिंदी फिल्मों में आमतौर पर होता है कि नायक जो है संघर्षशील होता है, उसके विचारों में आक्रामकता आती, उद्वेलनता आती है, लेकिन शास्त्री जी के विचारों में आक्रामकता उस ढंग की नहीं थी कि सब तोड़ देंगे फोड़ देंगे, नहीं। शास्त्री जी उसको गढ़ना चाहते थे, उसको सृजित करके उसको संरक्षित करना चाहते थे, अगली पीढ़ी को सुरक्षित करके भेजना चाहते थे। उन्होंने कभी आक्रामकता में वह क्रांतिकारी विचारधारा का प्रवेश नहीं होने दिया जो किसी भी समाज में एक प्रकार से उग्र विचारधारा की समर्थन करती थी। ये सबसे बड़ा उनका पक्ष है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि बिंदेश्वरी जी का नाम चला तो एक जिक्र कर देते हैं कि प्रारंभिक सत्याग्रह वो बिंदेश्वरी जी के यहाँ किए थे। बिंदेश्वरी जी एक बार असाध्य रोग से ग्रसित हो गए, काफ़ी कमज़ोर थे, तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि यदि कबूतर का शोरबा आपको पीने को मिल जाए तो आप बलिष्ठ हो जाएंगे, हृष्टपुष्ट हो जाएंगे, फिर से जीवनचर्या आपकी चलने लगेगी। तो शास्त्री जी से बिंदेश्वरी जी कहते हैं कि लाल बहादुर क्या उस कबूतर को पकड़ लाओगे? बोलते हाँ मामा पकड़ तो लाऊंगा लेकिन लाऊंगा नहीं, मैं पकड़ तो लूँगा लेकिन मैं लाऊंगा नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे मालूम है कि आप जो है इसको मारकर खा जाओगे। अहिंसा, इस बात को उन्होंने ध्यान रखा कि उस पक्षी की मृत्यु के बाद, उसकी हत्या के बाद ये व्यक्ति सही हो सकता है जो कि मेरा सगा रिलेटिव है, मामा है, उसके बावजूद भी वो उसको मना कर देते हैं। मामा नहीं माने, आग्रह किया, लेटे हुए थे, बोले नहीं मैं मार के नहीं खाऊंगा, लेकर आओ। पकड़ लेते हैं, छप्पर के ऊपर से पकड़कर मामा के सामने। मामा शाम को घर में खाना बनता और कबूतर का शोरबा पेश किया जाता है। शास्त्री जी को पता चला, शास्त्री जी अपनी माँ से रूठकर, मामा से रूठकर, मामी से रूठकर और कमरे में जाके बिना खाए पिए सो गए। शास्त्री जी सो गए और सबने उनको मनाया, सबने कहा कि भैया खाना खा लो, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। वो टस्से मसली हुए, रात भर उन्होंने उपवास किया और यही सत्याग्रह का उनका प्रथम लक्षण था। पहली बार उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ सत्याग्रह करके इतना बड़ा प्रतीक खड़ा कर दिया, एक इतना बड़ा संदेश दे दिया कि मामा जी ने बाकायदा सौगंध ली ईश्वर के सामने कि आज के बाद मैं मांसाहार का हमेशा के लिए त्याग करता हूँ। ये शास्त्री जी के विराट व्यक्तित्व का ऐसा प्रथम दृष्टांत है जिसके माध्यम से हम उनकी समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मनोदशा चल रही होगी। इसी दौरान वो स्कूल पढ़ने जाते थे। बनारस की बात है, बनारस में शिफ्ट कर चुके हैं, अपने चाचा या किसी रिश्तेदार के यहाँ थे, स्पष्ट उल्लेख नहीं, लेकिन संभवतः चाचा ही थे क्योंकि वो संबोधन में उनकी माँ को भाभी जी के रहे। हरिश्चंद्र हाई स्कूल में उनका प्रवेश होता है और हरिश्चंद्र हाई स्कूल में प्रवेश होने के बाद इनकी मुलाकात होती है पंडित निष्कामेश्वर जी से, जो उनके गुरु जी थे। निष्कामेश्वर जी राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक, और उनकी राष्ट्रीयता ऐसी नहीं थी जो भाषा, संस्कृति, लिपि इत्यादि की बात करें, नहीं, वो सामाजिक राष्ट्रवाद की चर्चा करते थे। और वो कहते थे कि समाज जब गढ़ा जाएगा, समाज जब बनेगा, वही असली राष्ट्रवाद का कारक बनेगा, क्योंकि जब समाज कमजोर है, हम भाषा की, लिपि की, संस्कृति की, धर्म की चर्चा करके कर भी क्या लेंगे? बोले समाज कैसे मजबूत होगा? तो उसके लिए उन्होंने एक नवयुवकों का संगठन खड़ा किया जो गांव-गांव में रोगों के उपचार का काम करता था, पशुओं के रोगों के बारे में जानकारी देता था, साफ सफाई करता था। कितना शानदार! निष्कामेश्वर जी उनको उस दिशा में लेकर जा रहे, बोले कि नहीं, कि ये बड़े बड़े शब्द जो हैं ये तो इतिहासकार और दार्शनिकों के लिए, हमको समाज को अगर कुछ देना है तो क्या देना है? वो यह देना है कि समाज अपने आप से सबल बने। राष्ट्रवाद तो इसके अंदर प्रखर रूप से है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये राष्ट्रवाद से अलग हो। बोले बताओ ये कौन सी अंग्रेजी बोल रहा है भाई? तो भाषिक संरक्षण है कि नहीं? कौन सी अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर चाइनीज मंडेरियन बोल रहा है, लिख रहा है? तो वो लिपिगत संरक्षण है कि नहीं? कौन सा वो अन्य विदेशी धर्म को पाल रहा है? दिन भर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सब कुछ तो है, तो फिर राष्ट्रवाद कहाँ खोया? बोले सब कुछ है, हमको समाज को सबल करना है। तो निष्कामेश्वर जी के इस राष्ट्रवादी चिंतन का प्रभाव लाल बहादुर जी के ऊपर पड़ा। इसी दौर की बात है जो दृष्टांत आमतौर पर टीवी सीरियल में आपने कथानकों में, भास्कर के लघु स्तंभों में पढ़ा होगा कि शास्त्री जी तैरकर गंगा पार करके जाते थे। तो ये उनके दृढ़ साहस और स्पष्टवादिता का सूचक है कि वो किसी का एहसान नहीं लेते थे। नाव भर चुकी है,
मल्ला बोल रहा है कि बेटा हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। वो कहते हैं सिर्फ इतना काम करो, मेरी ये जो ऊपर के जो कपड़े हैं इनको और मेरी किताबों को बस लेते जाओ, मैं तैर कर पार करके आता हूँ। और निश्चित रूप से वो लोग देखते थे, वो कहते थे पैसा नहीं लेंगे। बोले नहीं, एहसान नहीं लूँगा मैं, एहसान नहीं लूँगा मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसके कारण मैं किसी के सामने दबना पड़े। सीधी सी बात यह है कि एहसान लेने का मतलब आप हमेशा उसके सामने सर झुकाए रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय उनका था शास्त्री जी का। तो शास्त्री जी की कहानी यहाँ से शुरू हो चुकी है, लेकिन शास्त्री जी यहाँ रुकने वाले नहीं थे। जब राष्ट्रवाद की बात हुई, मैंने कहा कि भाषिक के आधार पर, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों में हरिश्चंद्र हाई स्कूल की जो शिक्षा पद्धति थी वो अंग्रेजी विचारधारा की थी। उसमें अंग्रेजी माध्यम भी था, प्लस जो मैकाले की शिक्षा नीति थी उसका अनुसरण करता था हरिश्चंद्र महाविद्यालय हाई स्कूल, तो उसको वो छोड़ देते हैं। और निष्कामेश्वर जी के साथ अलग से कुछ छात्रों का जो समूह था वो अध्ययन करता है और बाद में काशी विद्यापीठ में प्रवेश करते हैं उच्च शिक्षा के लिए। इसी दौरान वो अपने नाम के साथ लगने वाला टाइटल लाल बहादुर श्रीवास्तव के स्थान पर सिर्फ लाल बहादुर लिखना शुरू करते हैं। उनसे उनके दोस्त ने पूछा कि आप तुम कायस्थ नहीं हो, क्या आप तुम श्रीवास्तव नहीं हो? बोले ये क्या होता है, मैं भारत का हूँ, इस मिट्टी का हूँ, मुझे इन खांचों में मत बांटो, अब मैं सिर्फ लाल बहादुर। ये इतनी बड़ी बात कह के उन्होंने अपने उस जाति तोड़क समाज का समर्थन किया, और जातिवादी विचारधारा को तोड़ने की बात कही। और आगे चलकर उन्होंने या उनके किसी परिवार के सदस्य ने आज तक तो शास्त्री के अलावा कोई टाइटल यूज ही नहीं किया। हालांकि शास्त्री उनका टाइटल था, लेकिन वो परिवार परंपरा में चल पड़ा। अब शास्त्री जी निष्कामेश्वर के साथ जी जब जाने लगे, तब इनके खिलाफ जो है CID वगैरह सक्रिय हो गई। छोटे से थे उम्र में, कद में भी छोटे थे। ऐसी स्थिति में चिंता भी हुई लोगों को, लेकिन जब काशी विद्यापीठ में प्रवेश किया, इसी दौरान भारत सेवक संघ से जुड़ने का उनको अवसर मिला। और भारत सेवक संघ जो था वह मूल रूप से इसी प्रकार के समाज सुधार के कार्य करता था। काशी विद्यापीठ में प्रवेश के पश्चात इनका संपर्क होता है आचार्य नरेंद्र देव से। आचार्य नरेंद्र देव जो आगे समाजवादी विचारधारा के बड़े स्तंभ बनते हैं, हालांकि तब भी कम बड़े स्तंभ नहीं थे, लेकिन जो शास्त्री जी का आगे चलकर जय जवान जय किसान का नारा या एक समय उपवास की संकल्पना है, मुझे लगता है कि वो नरेंद्र देव जी के द्वारा प्रदान की गई, क्योंकि आर्थिक समाजवाद का जो वास्तविक स्वरूप है वह समाजवादी विचारधारा में, ठीक है नेहरू जी ने दिया, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पूंजीवाद साथ में खड़ा था। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव जी ने जिस प्रकार के समाजवाद को गढ़ा था, उस समाजवादी मूल्य को लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के अम्ब्रेला के साथ साथ लेके चल रही, बहुत बड़ी बात थी। इसका आगे चलकर हम जिक्र कर लेंगे। अब शास्त्री जी उच्च अध्ययन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते, टाइटल मिलता है इनको शास्त्री। आचार्य नरेंद्र देव के पास जाते हैं, नरेंद्र देव जी से बोलते हैं कि आचार्य जी अब मेरी तो शिक्षा पूरी हो गई, अब मुझे कुछ काम करना है, लेकिन अगर मैं कुछ काम करूंगा तो जाहिर सी बात है देश के लिए काम करूंगा तो मुझे धन की आवश्यकता होगी। नरेंद्र देव जी कहते हैं कि हाँ, बिना परिवार चलाए तो देश नहीं चल सकता है, तुम्हारी आशंका निश्चित रूप से निर्मूल नहीं है। वो कहते हैं मैं एक काम करता हूँ, लोक सेवक मंडल और भारत सेवक संघ इसके साथ में जोड़ते हुए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपको अपने यहाँ पर दें और 100 रुपये मासिक वृत्ति पर अपनी सेवा देना शुरू कर दो। बोलते और शास्त्री जी काम तो आप अच्छे से करेंगे ना? बोलते हैं गुरुजी मुझे शास्त्री जी मत कहिए, मैं आपका लाल बहादुर हूँ। बोले नहीं, ये आपकी उपलब्धि है और आज से आप लाल बहादुर शास्त्री हैं। इस प्रकार से शास्त्री टाइटल को विधिवत उपयोग करने का अधिकार आचार्य नरेंद्र देव ने लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया। इस प्रकार से उनकी यात्रा शुरू हुई और जो संस्थागत कार्य थे, उन संस्थागत कार्यों को करने के दौरान उनको जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि असहयोग आंदोलन का समय तो शुरू हो ही चुका था। उस दौरान भी जेल यात्रा कराए थे, निष्कामेश्वर जी के साथ में भी रहे। बाद में 25 के बाद क्या हुआ, गतिविधियां अलग टाइप से बढ़ती हैं। विवाह हुआ ललिता जी के साथ। तो मैंने आपसे कहा कि शारदा प्रसाद जी का तो इनके पास जेनेटिक अंतरण आया, आनुवांशिक तरीके से इनका व्यक्तित्व गढ़ा, लेकिन उनकी माँ ने जो है जो व्यक्तित्व गढ़ा था वो वास्तव में मानस के आधार पर गढ़ा था, क्योंकि इनके घर में रोज शाम को रामचरितमानस का पाठ होता था और अनवरत चलता था। शास्त्री जी भी पाठ करते थे। इसी दौरान मानस की कुछ चौपाइयाँ शास्त्री जी के दिमाग में रच बस गई थी, जिसमें सबसे बड़ी जो बात थी उसमें ये थी
कि दूसरों के भरोसे को नहीं तोड़ना है। मतलब जो आप पे ट्रस्ट कर ले उसके भरोसे को नहीं तोड़ना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उसके साथ खड़े हो जाना है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें माता के साथ भी प्रतिवाद करने की स्थिति पैदा कर दी। उल्लेख मिलता है कि माता से उनका प्रतिवाद इसी बात पे हुआ कि मैं जब जाऊंगा माँ और ऐसे ऐसे काम करूँ, तो माँ की यही जाहिर चिंता थी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो मुझे कौन संभालेगा, परिवार का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। तो हालांकि आचार्य नरेंद्र जी के प्रयासों से उनकी ये जीविका वृत्ति का तो काम निपट गया था, लेकिन ये प्रसंग यहाँ पर आता है। ललिता जी से शादी होती है और ललिता जी के साथ में दहेज में एक चरखा और 2 मीटर हाथ से बना हुआ कपड़ा आता है। शास्त्री जी की सादगी समझ लीजिए कि दहेज में मात्र 2 चीज़ें ले रहे हैं, और 2 चीज़ें कौन सी, जो क्रांति और आंदोलन का स्वरूप थी। खादी जो वस्त्र नहीं विचार था, और चरखा जो क्रांति का कारक था। ये 2 चीज़ें लेके ललिता जी आती हैं। ललिता जी जो है पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन उनको और अधिक पढ़ाने के लिए शास्त्री जी अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और इस प्रकार से उनका अपना जीवन यापन चलता रहता है। इसी दौरान पार्टी की गतिविधियों जुड़ जाते हैं, कांग्रेस से विधिवत उनका जुड़ाव हो जाता है, गांधी जी के विचारों से सीधे प्रभावित होते हैं और उनको अपने आवरण के रूप में ओढ़ लेते हैं। और इसी विचारधारा के साथ गांधी जी कांग्रेस के एक मुख्य और बड़े पदाधिकारी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 वर्ष की कैद होती है शास्त्री जी को, और शास्त्री जी उस दौरान एक उनके साथ और घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। एक जेल कर्मी की या जेल के उच्च अधिकारी, जिसको हम जेलर भी कह सकते हैं, उसकी जान की रक्षा करते हैं। जो जेल में कैदी होते हैं, भोजन बना रहे होते हैं, उस दौरान कोई लोग पानी लेकर आ रहे हैं, कोई सब्जी काट रहे हैं, कोई आटा गूंथ रहे हैं, इस प्रकार कार्य चल रहा होता है। तो जेलर रुष्ट होकर एक कैदी के ऊपर उसके सीने पर अपनी लाठी का प्रहार करता है। शास्त्री जी बीच बचाव को आते हैं और उसी दौरान अन्य जो कैदी थे वो रुष्ट होकर उस जेलर पर या उच्च अधिकारी पर हमला कर देते हैं, मारने तक की नौबत आ जाती है। तब शास्त्री जी बीच बचाव करके बचाते हैं। तब जेलर कहता है कि आप वास्तव में सबसे अच्छे और सद्भावी व्यक्ति हैं कि आपने अपने दुश्मन का काम करने वाले व्यक्ति की भी रक्षा की। ये अहिंसा का मूल सिद्धांत था, ये सद्विचार था शास्त्री जी का, जिसको उन्होंने जीवंत करके दिखाया। चाहते तो वो कैदी मार सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शास्त्री जी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसी दौरान इनकी एक बड़ी बेटी का निधन हो जाता है। इसी दौरान इनका बेटा भी बीमार होता है, पैरोल पर छूट कर आते हैं। ये सारे घटनाक्रम चलते हैं, लेकिन उसके दौरान भी एक बड़ा और अच्छा घटनाक्रम होता है। जब जेल में शास्त्री जी बंद होते हैं, तब इनकी पत्नी ललिता जी अपनी कुछ महिला मित्रों के साथ में आती और साथ में 2 आम ले आती हैं। शास्त्री जी का नियम था, सीजन के पहले आम या पहला फल जो भी आता था उन्हीं को दिया जाता था। तो शास्त्री जी के लिए 2 आम लेकर आईं। मुलाकात के बाद जब वो जाने लगती हैं तो आम देती हैं। शास्त्री जी कहते हैं, ललिता क्या जेलर से इसकी अनुमति ली? क्या जेल की नियमावली नहीं पढ़ी? यहाँ सभी एक समान हैं, मेरे लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं। इन आमों को वापस ले जाओ, नहीं तुम्हारी भी शिकायत कर दूंगा। ये शास्त्री जी की दृढ़ता थी। बोले सारे कैदी एक समान है, मैं भी उनके साथ हूं, मुझे अलग से ट्रीटमेंट क्योंकि मैं 2 आम लेकर आ गई। बहरहाल फिर उनके जो मित्र होते हैं चौधरी जी कहते नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, शास्त्री जी अभी लेकर आई हैं, लाइए मुझे दीजिए। तो एक उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को 2 आम दे देते हैं, इसलिए क्योंकि उसने आम का स्वाद नहीं चखा बरसों से और उसकी उम्र कैद चल रही है। तो ये दृष्टांत भी इसके साथ जुड़ा है कि मतलब घटनाएं किस ढंग से उनके व्यक्तित्व को दर्शा रही हैं। दृढ़ता देखिए, अपनी पत्नी को डांट दे रहे हैं सिर्फ इस आधार पर कि तुमने जेल मैनुअल को तुमने नहीं पढ़ा, उस नियम को नहीं माना जो सभी कैदियों के लिए है। 45 में रिहाई होती है, उसके बाद संबित वो सरकार बनने की नौबत आती है और 46 में पहली सरकार जो गठित होती है नेहरू जी के नेतृत्व में। इसी के साथ साथ जैसा कि हमको मालूम प्रत्येक राज्य में भी एक सरकार का गठन होता है और इस प्रकार से उनका लखनऊ जाना हो जाता है। शास्त्री जी लखनऊ में जब पहुंचते हैं तो संसदीय सचिव की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा परिवहन मंत्री भी बनते हैं और पुलिस मंत्री यानी गृह मंत्री भी बनते हैं। शास्त्री जी ने 2 बहुत बड़े काम किए थे। पहली बात ये कि किसी भी आंदोलनकर्ता पे लाठी चार्ज नहीं होना है, ये पुलिस मैनुअल में चेंज कराया था और उसके स्थान पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्होंने पानी की बौछार का प्रयोग किया, जो आज भी चल रहा है। पहला काम उनका। और दूसरा काम ये कि परिवहन मंत्री होने के दौरान
शास्त्री जी ने पहली बार महिला कंडक्टर को नियुक्ति प्रदान की थी। ये भी उन्हीं के द्वारा, उस दौर का काम है जब महिलाएं आमतौर पे काम नहीं करती थी। सोचिए कितने सार्वजनिक लोगों के बीच में वह महिला कंडक्टर जो है कितने लोगों के बीच में काम कर रही थी। ये उस वक्त की नज़ीर है, ये उस वक्त का दृष्टांत है जो शास्त्री जी के मंत्रित्व काल में हुआ। शास्त्री जी सन 47 के पश्चात लखनऊ में अपने इसी प्रकार के कार्यभार को कर रहे थे। भारत आज़ाद हो चुका था, अब नई नई जिम्मेदारियां थी, तो ये सब तो चल ही रहा था। इसी दौरान एक दिन नेहरू जी का फ़ोन आता है और नेहरू जी कहते हैं कि दिल्ली आ जाओ, अब दिल्ली को आपकी ज़रूरत है। ललिता जी से ये अपने घर पर पहुंचकर कहते हैं कि ललिता सामान बांधो, दिल्ली चलना है। बोले अपने पास सामान है ही क्या? सोचिए मंत्री हैं, जो सरकारी है सो सरकारी, हमारे पास तो कपड़े लत्ते हैं, पोटली बांध के चल पड़ेंगे। और जिस दिन ये फ़ोन आया उसी दिन की घटनाक्रम है, एक गांव का वृद्ध जो है अपने बेटे की सिफारिश लेके आता है, चूँकि गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग के मंत्री हैं, उसको सब इंस्पेक्टर बनाने की। वो कहते हैं कि साहब आपका बड़ा नाम सुना है, आप तो पुलिस मंत्री हो, मेरे बेटे को पुलिस बना दो। सब इंस्पेक्टर में रिजेक्ट कर दिया। तो शास्त्री जी बोले क्यों रिजेक्ट किया बताओ? बोले बता रहे कि नाप में छोटे हैं। बोले नाप में छोटे हैं तो भाई इस नियम को तो नहीं बदल सकते, उसमें तो एक निश्चित ऊंचाई चाहिए। तो बोला नाप में तो आप भी छोटे हो, लेकिन पुलिस मंत्री हो और ये पुलिस नहीं बन सकता। बोले हाँ, मैं नाप में छोटा हूँ इसीलिए पुलिस मंत्री बना हूँ, मैं भी पुलिस नहीं बन सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम अपने बेटे की सिफारिश लेके आयो, मैं इसको कहीं ना कहीं नौकरी लगवा दूंगा, चिंता मत करो। तो ये भी उनका ह्यूमरस पॉइंट था। थोड़े मनोविनोदी भी थे, क्योंकि ललिता जी के साथ कई दृष्टांत मिलते हैं जिसमें मनोविनोद के आधार पर उनको कई छोटी छोटी चुहलबाजी करते थे। बहुत शानदार पारिवारिक जीवन इसी प्रकार का उनका चलता रहा। शास्त्री जी जब दिल्ली बुलाए गए तो नेहरू जी ने इनको दायित्व दिया रेल मंत्रालय का, और रेल मंत्रालय की घटना है शायद अपने जो पुल है नेहरू जी वो शास्त्री जी के द्वारा लोकार्पित है, मुझे ऐसा ध्यान है ऊपर लगा हुआ है। तो शास्त्री जी जब रेल मंत्री बने, उन्होंने अधिकारियों से पहले दिन बोला कि रेलवे विभाग के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया जाए जो आम जनता को परेशान करता हो। पहला मैनुअल उन्होंने चेंज कराया। उन्होंने चेयरमैन साहब आप बैठे हो, ध्यान से सुन लो, अपने सब सदस्यों को बोल दो किराया नहीं बढ़ाओगे और जनता की सुविधा अनुरूप रेलवे के संचालन करोगे। बोले कि लाभ, बोले लाभ हानि की परवाह नहीं है, जनता की रेल जनता के लिए समर्पित। पहला मैनुअल उन्होंने इस टाइप से डिसाइड कर दिया। दूसरा, इसी दौरान वो जगह जगह रेलवे बोर्ड की मीटिंग के दौरान या अन्य कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से या मंत्री के रूप में जाते थे, और जाते किस में थे, इनके लिए लगता था एक अच्छा सेपरेट सैलून, लेकिन खुद जाते थे 3rd क्लास के डब्बे में। स्टेशन पर कार्यकर्ता है, शास्त्री जी जिंदाबाद, ललिता जी जिंदाबाद, नारे लग रहे शास्त्री जी के लिए। तो इनका एक समर्थक बोला कि सभी लोग तो बड़े बड़े सैलून में यात्रा करते, इतना बढ़िया आपका डिब्बा है, आप इसमें उतर रहे आम जनता के संग। बोले जी आला अधिकारियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो यही ठीक है। ये उनकी सादगी जो थी ये सबसे शानदार है। और इसी रेलवे यात्रा के दौरान ये जो वक्तव्य हुआ है, इसी दौरान वो कलकत्ता में जाते हैं एक मीटिंग में भाग लेने के लिए। उसी दौर का बात है कि इनका जो पीए था वो शास्त्री जी को तैयार करने के उद्देश्य से जल्दी से कपड़े निकालना चाहता, उनकी अटैची, अच्छा संदूकची चलती थी उनकी, ये भी मजे की बात है, जो लोहे की संदूकची आमतौर पे हम लोग स्कूल के बस्ते में उपयोग किए, उसी टाइप की छोटी संदूकची चलती थी। कोई बहुत लग्जरियस बैग नहीं थे जैसे आजकल के लोग द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो उनका पीए जो है कुर्ते निकालता है, हर कुर्ता उनका फटा हुआ कहीं ना कहीं, जाड़े के दिन थे। तो शास्त्री जी कहते मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी चिंता क्या है, लेकिन घबराओ नहीं, जाड़े के दिन इसके ऊपर ओवरकोट आ जाएगा, ये सब अंदर छिप जाएंगे, इसलिए फटे कुर्ते की चिंता ना करो। ये भी बड़ा शानदार दृष्टांत है उनकी सादगी का। बहरहाल शास्त्री जी के साथ ये सब चल ही रहा था। इसी दौरान रेलवे दुर्घटना में नैतिक दायित्व लेते हुए, स्वयं जो है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने दायित्व से इस्तीफा देते हैं। अधिकारियों ने मना किया, नेहरू जी ने समझा, बोले नहीं, चूँकि इसकी जिम्मेदारी मेरी थी और मैं, उस दौरान उनका बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि मैं कद से छोटा भले ही हूँ, मेरे संकल्पों में कतई छोटापन नहीं है, मेरे संकल्प बहुत दृढ़ हैं और मुझे मेरी दृढ़ता को मेरे कद से नहीं मेरे इरादों से जानिए। ये उनका बड़ा शानदार कोटेशन है शास्त्री जी का। इस्तीफा दे दिया और वापसी की तैयारी करने लगे। नेहरू जी ने उनको फिर बुलाया,
बोले एक काम करो, बहुत दिनों से गृह मंत्रालय खाली है, गृह मंत्री का पद संभालो। इस प्रकार से वो गृह मंत्री बन जाते हैं। इसी घटनाक्रम के दौरान भारत चीन युद्ध होता है, भारत एक बार हार जाता है, सदमा लगता है, नेहरू जी की डेथ होती है, फिर घटनाक्रम चेंज होता है। अब प्रधानमंत्री कौन, नेहरू जी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा? मैं रेयान फजल जी को सुन रहा था बीबीसी में, बहुत शानदार उनकी एक चलता है, तो विवेचना में उन्होंने कहा कि उस वक्त बड़ी रस्साकसी की स्थिति थी, ऊहापोह था, क्योंकि शास्त्री जी खुद इंदिरा जी को प्रमोट कर रहे थे। शास्त्री जी खुद इंदिरा जी को प्रमोट कर रहे थे कि इनको दायित्व दिया जाए, और इंदिरा जी सदमे में थी पिता के जाने के बाद, इतनी जल्दी दायित्व तो कोई लेना नहीं चाह रही थी। और इसी दौरान मोरारजी देसाई जी भी तैयार थे, किसी को ना मिले तो हमें मिल जाए। मतलब वो 12-13 दिन का जो पूरा जो समय है, वो समय बड़े ऊहापोह की स्थिति में निकला। अंततः कामराज जी के प्रयासों से भारत को इतना शानदार प्रधानमंत्री मिला, जो दो अति प्रचारित बड़े व्यक्तित्व के बीच में दबकर सैंडविच के समान रह गया, क्योंकि इनसे पहले नेहरू जी और इनके बाद इंदिरा जी। आप अगर इंदिरा जी से तुलना करें तो 1971 से कमतर नहीं था 1965, बल्कि और ज्यादा था, क्योंकि लाहौर और कराची में घुसकर आप आए थे। 71 में तो ठीक है आपने बांग्लादेश बनाया, वो तो है, लेकिन हमने कभी इस बात की उस पर विचार नहीं किया, चर्चाओं में नहीं आया, उद्बोधन में नहीं बोला गया कि 65 में आप लाहौर और कराची तक पहुंच गए थे। तो मैंने कहा कि दो विराट व्यक्तित्व के बीच में एक व्यक्तित्व को हमने अपेक्षाकृत अधिक अनदेखा किया। ये मेरी भी गलती है और हम सबकी शायद गलती है कि हम उनको उतना पढ़े नहीं, हमको उतना पढ़ना चाहिए था। इसी दौर में प्रधानमंत्री होने के दौरान जो उनके द्वारा लिए गए जो संकल्प थे, एक तो उसमें पहला संकल्प था 1965 के दौरान भारतीय सेना को खुली छूट देकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करने तक। वो कहते हैं कि जनरल अयूब बोले हैं, यही उनका वक्तव्य है कि जनरल अयूब बोले हैं कि हम अपनी पेंटन टैंक के साथ में टहलते हुए दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो वो जनसभा में कहते हैं अगर हम टहलते हुए कराची और लाहौर चले गए तो क्या गलत कर दिया भाई। ये कितना शानदार जवाब कि अगर हम टहलते हुए कराची लाहौर चले गए तो हमने कौन सी गलती कर दी, हम भी टहलते हुए चले गए। और इसी दौरान एक और उनके साथ घटनाक्रम होता है। ये जनरल अयूब जो है इनसे मिलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो नेहरू जी के लेवल पर बातचीत पसंद कर रहे थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और उससे पहले सेनाध्यक्ष भी रह चुके, तो उनको बड़ा सेना के बारे में सामरिक मामलों में बड़ी अच्छी जानकारी थी। वो कहते हैं कि अब नेहरू जी नहीं रहे तो किससे बातचीत करेंगे, भारत तो कमज़ोर हो गया, इसको तो हम चाहे जब ख़त्म कर देंगे, सिस्टम अपने साथ मिला लेंगे, हमें कश्मीर चाहिए हम कश्मीर ले लेंगे, कच्छ में चाहे तो कच्छ में हम जाके वहाँ पर जो है विध्वंसक कार्रवाई कर लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। लेकिन जैसा कि वो उल्लेख मिलता है कि जनरल अयूब मना कर देते हैं कि शास्त्री से क्या बात करना, तो शास्त्री जी कहते हैं आप मुझसे बात करने मिलने दिल्ली नहीं आ सकते, तो मैं आपसे मिलने चला आता हूँ। और उसी दौरान वो मिस्र से लौटते समय कुछ समय के लिए पाकिस्तान भी गए थे और जनरल अयूब से बाकायदा मुलाकात की। उसके बाद उनके संबंधों में थोड़ा सा सामान्य स्थिति बनी। ये जब भारत पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हुआ 1965 वाला, जिसमें भारत को विजय भी प्राप्त हुई, उस दौर की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें, यहाँ पर अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत तो थी नहीं, क्योंकि हम सन 47 से 64 के बीच में जिस नेहरू युग की कल्पना करते हैं, जिस नेहरू युग का अक्सर इतिहास में अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन काल में नेहरू जी के समाजवादी मॉडल पे तो चर्चा हुई, लेकिन शास्त्री जी के समाजवाद पर उतनी चर्चा क्यों नहीं हुई? पहला प्रश्न मेरा ये है। नेहरू जी का जो आर्थिक मॉडल था उसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को वो एक मंच पर लाके उसी के माध्यम से विकास करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत को उस वक्त उसी की आवश्यकता थी, क्योंकि हम पूंजीवाद के बिना रह नहीं सकते, हमको औद्योगिक स्तर पर भी आगे बढ़ना है, औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है, और समाजवाद हमारा नेचर है, समाजवाद हमारा मूल चरित्र है। इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, इसके बिना समाज ही नहीं रहेगा हमारा जिस ढंग का दिखना चाहिए। तो नेहरू जी ने तो मिश्रित लिया, हालांकि शास्त्री जी इसके विरोधी नहीं थे,
लेकिन इसके बावजूद भी शास्त्री जी ने जिस प्रकार के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की, उसका रिजल्ट तत्काल 1.5 साल में तो मिला नहीं। इसीलिए शास्त्री जी की जब आलोचना होती है, इतिहासकारों ने कई जगह लिखा कि शास्त्री जी भले ही दृढ़ निश्चयी थे, पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त हुई, लेकिन आर्थिक मॉडल उनका असफल रहा, आर्थिक मोर्चे पर असफल रहे। यहाँ पर मैं इतिहासकारों से उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आर्थिक समाजवाद तब भी उनके साथ विद्यमान था जब वो प्रधानमंत्री थे, और उससे पहले ही विद्यमान था जब वो मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। और आर्थिक समाजवाद यदि नहीं होता तो अपनी पत्नी ललिता से ये नहीं कहते कि ललिता देखो कि आज शाम को खाना बना के, खाना मत बनाओ, और बच्चों को देखो कि रात भर भूख सहन कर पाते हैं कि नहीं। बोली क्यों? बोले इसलिए क्योंकि कल मैं घोषणा करने जा रहा हूं कि हफ्ते में एक टाइम भोजन प्रत्येक भारतीय अगर छोड़ दे तो अमेरिका से आयात होने वाला जो लाल गेहूं है उससे हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। शास्त्री ने घर पे प्रयोग किया, बोले सही सलामत है, बच्चों को ऐसी कोई समस्या नहीं आई। तो उन्होंने खुलेआम आह्वान कर दिया, उन्होंने कहा, ये शब्द थे उनके कि यदि हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है तो जो तैत्तरीय उपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है, एक आख्यान है जिसमें कहा गया अधिक अन्न उपजाओ, उस स्लोगन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी धरती हमको अन्न देना चाहती है, लेकिन हम अन्न का उत्पादन नहीं कर रहे। तो हमें 2 तरीके से 2 मोर्चे पे काम करना है। पहला मोर्चा ये कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर देना, आर्थिक समाजवाद, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर देना है, अर्थात विदेशों से आयात होने वाला जो अनाज है हम उस पर निर्भरता कम करें, और दूसरा ही अपने उत्पादन को बढ़ा लेना है। और इसी के साथ वो आग्रह करते हैं प्रत्येक भारतवासी से कि अब हम संकल्प लें कि एक वक्त के भोजन का त्याग कर दें। ऐसा उन्होंने आह्वान किया। तो न सिर्फ भारतवासियों ने बल्कि उस वक्त संचालित होने वाले रेस्तरां, होटल, क्लब एक टाइम बंद रहने लगे। और इस तरीके से अगर आप देखें तो शास्त्री जी के इस स्लोगन ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया कि व्यक्तियों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ दिया। ये परिवर्तन अचानक नहीं होते हैं, परिवर्तन अचानक नहीं होते, उसके पीछे भी कारण है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहा करते हैं कि महान लोगों द्वारा तय की गई ऊंचाइयां एक रात में भरी गई उड़ान का परिणाम नहीं होती, बल्कि परिणाम इस बात की होती हैं जब सारी दुनिया सो रही होती है तब वे जाग रहे होते हैं। और शास्त्री जी सिर्फ चिंतन में जागते थे, शास्त्री जी भारत की चिंता के लिए जागते थे और महानता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। जब शास्त्री जी को पढ़ते पढ़ते हम उनके बारे में सोचते हैं और देखते हैं तो उसमें ये भी उल्लेख मिलता है कि शास्त्री जी का जो आर्थिक समाजवाद है वह इकहरा समाजवाद नहीं है, वो दोहरा समाजवाद है, द्विपक्षीय समाजवाद है। इकहरे में क्या होता है कि मैंने तो अपनी गांधीवाद की बात कह दी और मैं जो है हैंडलूम के कपड़े छोड़ के और मैं अपने मार्केट के बने हुए अच्छे अच्छे शानदार कपड़े पहन रहा हूँ। गांधीवादी झोला तो लटकाया है लेकिन मैं जो है मर्सिडीज बेंज में यात्रा कर रहा हूँ। तो गांधीवादी विचार या समाजवादी विचार अगर कहे जा रहे हैं कि आप इसको फॉलो करते हैं तो अपने ऊपर धारण करो, तब दूसरे से कहो। शास्त्री जी ने जो समाजवादी मॉडल अपनाया था वो दोहरा समाजवाद था, अपने ऊपर पहले लागू करना और फिर उसको आप तक पहुंचाना, और आप यदि असहमत हैं तो धीमे धीमे करके आप तक उसकी सहमति को तैयार करना। इसीलिए शास्त्री जी कभी आक्रामक नहीं हुए। हाँ, अपनी असफलता पर उनको क्षोभ जरूर हुआ होगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे, झुंझलाए होंगे, इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके सामने आक्रामक होकर बोले हों, ऐसा उल्लेख मुझे पूरे इतिहास के किसी दृष्टांत में नहीं मिला। क्योंकि मुझे जब से आदेश हुआ था लगभग 3 महीने हो गए होंगे सर, तो उससे मैं कुछ ना कुछ जब जहाँ मिलता फ्री होता तो मैं उसको देख रहा था। और प्रधानमंत्रित्व काल में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसकी तो एक बात है ही। इसी के दौरान एक स्लोगन जो आमतौर पर प्रत्येक छात्र ने किसी न किसी रूप पढ़ा, जय जवान और जय किसान, ये भी इनका एक अद्भुत नारा है।
वे कहते हैं कि जवान सरहदों पे काम कर रहा है वो भी किसान का बेटा है, और जो किसान का बेटा खेत में काम कर रहा है वो भी किसान का बेटा है। दोनों में कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं है। और आज भारत को आवश्यकता है, हम इस नारे के साथ इस बात का आगाज करते हैं कि जितना वह प्रहरी महत्वपूर्ण है उतना ये किसान महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, जैसा वो अपने उद्बोधन में कहते हैं, जय जवान 3 बार रिपीट करते हैं, जय किसान रिपीट करते हैं, यहीं नहीं छोड़ देते हैं। ये नारा अधूरा है क्योंकि लास्ट में बोलते हैं जय हिंद। अर्थात कृषि उत्पादन और सुरक्षा, ये 2 चीज हिंद की जयता का आधार बनेंगे। तो जय जवान, जय किसान, जय हिंद, ये इनका पूरा नारा है। हम उसमें सिर्फ इतना उपयोग कर लेते हैं, फोटो के नीचे लगा लेते हैं जय जवान जय किसान। उसमें जय हिंद भी था। जब जवान की जय होगी, जब किसान की जय होगी, तभी हिंद की जय होगी, तभी ये हिंद जयवान होगा। तो इस चीज़ को वो दर्शाने का काम करते हैं। और इसी के साथ वो एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं हमें किसी से डरना नहीं है। अगर आप बात हथियार की करोगे तो हम हथियार से बात करेंगे। तलवार की दम पे यदि किसी देश ने हमसे बात की और तलवार से बातें की तो हमारा जवाब सामान्य नहीं होगा, हम उसी अंदाज में उससे बात करेंगे। ये वाले तथ्य जब शास्त्री जी कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो दृढ़ संकल्प था वह स्पष्ट रूप से दर्शा देता है कि भाई ये छोटे कद का आदमी जरूर है, लेकिन इतना दृढ़ निश्चयी है कि एक बार कदम उठा लिया तो लौट के वापस नहीं रखने वाले। मैं सुनील शास्त्री जी से इलाहाबाद में जब मिला था तो मैंने उनसे पूछा, मैंने एक बात बताइए कि आपके बाबूजी के बारे में जितनी बातें चलती हैं सब कथानक जो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कपोल कल्पित हों? बोले हाँ, लिखने वालों ने कुछ लिबर्टी तो ली होगी, लेकिन जितनी बातें चलती हैं वो पूरी तरह सत्य हैं। लिबर्टी इन द सेंस थोड़ी बहुत अतिरंजित हो सकती है, लेकिन हाँ घटनाएं बिल्कुल सत्य हैं, ये बात सही। और मैंने उनसे पूछा आप कितना अनुसरण कर लेते हैं? मैंने उनसे पूछा कि आप कितना अनुसरण कर लेते हैं? मेरे कंधे पे हाथ रख के थपथपाए, मुस्कुरा गए। इसका जवाब नहीं था उनके पास। इसका मतलब ये जीते तो हैं लेकिन शायद उतना नहीं जितना कि शास्त्री जी। ये सारी बातें जब हम देखें तो शास्त्री जी को जो लोग रोल मॉडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, क्या वास्तव में शास्त्री जी को उतना जी पाते हैं? क्योंकि गांधी जी को रोल मॉडल मानने वाले तो उतने गांधीवादी अभी दिख नहीं पाए, कुछ एक थे। तो अपवाद तो हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, लेकिन हर कोई गांधीवादी ऐसा हो, ये अब तक ऐसा हमको दिखा नहीं। मैं भी कई जगह पे जाता हूँ, गांधीवादी संस्थाएं हैं, विचारधाराएं हैं, जगह जगह जाने का अवसर मिलता, सुनता हूँ उनको, तो बातें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जीवन में शायद कहीं ना कहीं से उसमें घालमेल हो जाता है। और माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से, शायद हो सकता है मैं उनको उस रूप में नहीं देख पाऊँ, लेकिन मैंने जो देखा और समझा वो ऐसा देखा। गांधी जी को जीना सरल है, शास्त्री जी को जीना कठिन है। ये विरोधाभास लग रहा होगा ना, 2 अक्टूबर को दोनों पैदा हुए, 2 अक्टूबर की विचारधाराएं किस तरह की रही होगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि मैंने कहा गांधी जी ने विचारों को समाज के स्तर पर प्रस्तुत तो कर दिया, लेकिन शास्त्री जी उसको अपने ऊपर धारण करते हैं, जीते हैं, जो बहुत कठिनाई वाला काम था। गांधी जी ने भी जिया, लेकिन गांधी जी के आसपास जो वर्ग था उस वर्ग की तुलना आप शास्त्री जी के साथ रहने वाले वर्ग से भी तो कीजिए। शास्त्री जी सामान्य या गरीब परिवार के कृषक समाज के आने वाले व्यक्ति थे, वहीं गांधी जी पोरबंदर के दीवान के बेटे थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार तो रहा होगा, विदेशी शिक्षा, उनकी क्षेत्रीय शिक्षा, नेटिव एजुकेशन। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, जब वो भारत 1915 में आते गांधी जी, देखिए गांधी जी का व्याख्यान तो सबने सुना है, लेकिन इस पक्ष पर भी तो हम चर्चा कर लें। गांधी जी 1915 में भारत आते तो मुलाकात किससे हो रही उनकी? उनकी मुलाकात हो रही गोपाल कृष्ण गोखले जी से, कितने विराट व्यक्तित्व। उनकी मुलाकात हो रही कांग्रेस के बड़े लीडर से, लेकिन शास्त्री जी 0 शुरू करते हैं। 12 सेवक संघ, 12 सेवक मंडल, लोक चेतना मंडल, नवयुवक संघ, ये सारी चीजें। अब इसी आधार पर आप तुलना करें कि उनका जो सर्किल था शास्त्री जी का, उस सर्किल और गांधी जी के सर्किल में कितना अंतर था। अपॉर्चुनिटीज की बात है, अवसर की बात।
शास्त्री जी ने अवसर स्वयं पैदा किए और गांधी जी को अवसर सामान्यतः मिले। गांधी जी के पास बिरला जी थे, गांधी जी के पास कई ऐसे पूंजीपति थे जो उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके आंदोलन को फंडिंग कर सकते थे। लेकिन शास्त्री जी के साथ ऐसा नहीं था। उनके साथ गुरु उनके निष्कामेश्वर जी थे, जो राष्ट्रवाद की चर्चा तो कर देते हैं और समाज सुधार की जब बात आती है तो खुद लग जाते हैं पशुओं की सेवा में, गांव की सेवा में, गांव के पोखर को साफ करने में, रोगों की चिकित्सा में, सारे काम खुद से कर रहे हैं। उनका तो कोई फंडर हमको दिखा नहीं, जहां तक मैं समझ, हो सकता है मैं गलत हूं। गांधी जी ने अपना जीवन जिया एक आश्रम के माध्यम से, साबरमती आश्रम बनाया, वहां पर भी फिनिक्स फॉर्म बनाए थे, टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाए थे। मैं गांधी जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली अवसरों की बात कर रहा हूं। लेकिन शास्त्री जी के पास तो यह भी नहीं था। वो तो दूसरों के स्थिति में, अपने घर में, टूटे फूटे घर में रहकर उन विचारों को जी रहे। इसीलिए मैंने कहा कि गांधी जी विराट व्यक्तित्व हैं विश्व के लिए। मैं मान रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, राष्ट्रपिता हैं, सब बातें स्वीकार है। मैं खुद गांधी जी की कई चीजों को समझता सीखता हूं, हाल भले ही पूरा लागू नहीं कर पाऊं, लेकिन अब कोशिश करता हूं कुछ कर लूं। लेकिन शास्त्री जी को जीना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिले थे। उन्होंने अवसर निर्मित किए थे और उन अवसरों के आधार पर शास्त्री जी जो जिस दृढ़ निश्चयता के साथ जुड़े रहे, दृढ़ता के साथ लगातार अड़े रहे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। शास्त्री जी के ये पक्ष, चूंकि गांधी से मैंने तुलना कर दी, बहुत लोगों को हो सकता है इसमें जो है असहमति हो, मैं असहमति को स्वीकार करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने बोला, मुझे लिबर्टी मिली यहां बैठकर बोलने की, मैं उस लिबर्टी का फायदा ले रहा हूं। चौथा पक्ष इनका उनके दर्शन संबंधित है। चूंकि दर्शन की बात हम छेड़ चुके हैं, दर्शन की खासियत है, मैं दर्शन का छात्र रहा हूं, इतिहास और दर्शन दोनों का मैं छात्र हूं, तो दर्शन बड़ा गूढ़ होता है। गूढ़ इसलिए क्योंकि आम जनता की समझ में वो बातें सीधी नहीं आती हैं। मैं जैन हूं, मजे की बात है कि जैन धर्म था ही नहीं, दर्शन था। लेकिन जैनियों ने अपनी सुविधा से उसको धर्म बना दिया। आज भी धर्म चल रहा है, मंदिर में घंटे, पूजा, प्रक्षाल, पाठ, अभिषेक, चमत्कार, नमस्कार, नारियल ले जाओ, ये सब। मैंने अपने परिवार में मेरे पिताजी इन सब चीज़ों को बहुत शालीनता सुनते हैं और मेरी बात का समर्थन करते हैं। बच्चों से भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे महावीर स्वामी की 5 बातें तो जानता हूँ: सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, आचौर्य और ब्रह्मचर्य। छठी बात उन्होंने कही नहीं, मैं उस पर कोई बात ही नहीं करता। उन्होंने तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, वो तो उसी के खिलाफ खड़े हुए, तो फिलॉसफी थी। तो फिलॉसफी जीना आसान नहीं था। इसलिए आप जो परंपरा में, वैष्णव परंपरा की या शैव परंपरा की बात है, धीमे धीमे आपने मूर्ति पूजा में डाल के आज मंदिर बना दिया, आज उसी का प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं उससे उतनी सहमति दर्शाता नहीं, इसलिए मैं अलग टाइप का जैन बन जाता हूँ, दर्शन वाला। चूंकि छात्र हूँ तो लगता है कि मेरे विषय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उस विषय को भी थोड़ा बहुत पढ़ के समझना चाहिए, सीखना चाहिए। उसी प्रकार से गांधी जी ने जो दर्शन दिया, गांधी जी के जो विचार थे, हम शास्त्री जी के साथ जोड़कर देखें तो शास्त्री जी के दर्शन में जो गूढ़ता थी वो सीधे सहज अर्थों में तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उनकी बातों के माध्यम से प्रकट हो जाती है। उनके 2 दर्शन की चर्चा करते। एक, उन्होंने विश्व दर्शन की बात कही, जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ संबद्ध है, और विज्ञान और धर्म के ऊपर, धर्म को उन्होंने विज्ञान के ऊपर खड़ा करके बताया, जो कि हमारे भारतीय परंपरा की अनुरूपता को दर्शाती है। मैं इन 2 चीज़ों में, एक में वो पंथ निरपेक्षता यानी सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े होते, पंथ निरपेक्षता का समर्थन करते और सेकुलरिज्म की बात करते हुए कहते हैं, 2 स्टेटमेंट हैं उनके। उन्होंने कहा कि हम आम लोग हैं और हमें आम लोगों जैसे काम करने चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जब जिसको जिसकी जरूरत उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसे ही संभव नहीं होगा, वो होगा सत्य से, वो होगा अहिंसा से और वो होगा अस्तेय से। कितनी शानदार बात कही उन्होंने, कहा जुड़ने के लिए यही 3 चीज पर्याप्त हैं: सत्य, अहिंसा और अस्तेय। गांधी जी ने भी यही वाली बात कही, पुराना दर्शन भी यही बात कहता है। किसी धर्म ने हिंसा की बात नहीं कही, किसी दर्शन ने हिंसा की बात नहीं कही, किसी दर्शन ने जो है असत्य को धारण करने की बात नहीं की, और किसी दर्शन ने आपको चोरी सिखाने की बात नहीं की।
यही 3 चीज बातें थी। भारतीय दर्शन का मूल आधार, जैन बौद्ध दर्शन का मूल आधार, गांधीयन फिलॉसफी का मूल आधार। आप किसी की भी अल्टरनेटिव फिलॉसफी देख लीजिए, आप विश्व दर्शन के आधार पर चर्चा करें, सबने इसका नैतिक आधार पर समर्थन किया। तो उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और अस्तेय, इन 3 चीजों को यदि हम धारण कर लें तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं जो ब्रह्मांड की शक्ति हम सबको संचालित करती है। मैं मनुष्य के रूप में हूं, कोई जानवर के रूप में है, तो कोई पेड़ पौधों के रूप में को संचालित करने वाली एक शक्ति है। वो अलौकिक शक्ति कोई भी हो सकती है। मेरी नज़र में प्रकृति हो सकती है, किसी की नज़र में ईश्वर हो सकती है, किसी की नज़र में अल्लाह हो सकती है, किसी की नज़र में क्राइस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन उस तक ऐसे तो नहीं पहुंच पाएंगे। उस तक पहुंचने के लिए क्या करना है? 3 चीज़ें अपनानी है। तो वो बात करते हैं सत्य की, वो बात करते हैं अहिंसा की, वो बात करते हैं अस्तेय की। अर्थात इन 3 चीज़ों को यदि हम अपना लें तो जाहिर सी बात है कि जो नैतिक दर्शन की बात है, जिस नैतिकता बोध की, सदाचार की जो चर्चाएं कथानकों के आधार पर, धार्मिक आधार पर हमारे जीवन से जोड़ दी जाती हैं, वो स्वतः इसके अंतर्गत सिद्ध हो जाती है। तो एक तो उनका ये तथ्य था, और दूसरा उनका एक स्टेटमेंट और है। वो अपने एक उद्बोधन में कहते हैं कि ये बात सही है कि विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली और न्यूक्लियर ताकत उसने पैदा कर ली। इस आणविक शक्ति से किसका भला होगा ये आज हम नहीं कह सकते, लेकिन जिसने इस न्यूक्लियर पावर को जन्म दिया वो उसने निश्चित रूप से शांति के लिए ही इसका आविष्कार किया। लेकिन हम आज, अब देखिए उनका कथानक चेंज हो रहा है, नैरेटिव बदल रहे हैं। वो कहते लेकिन हम आज विश्व राजनीति में कूटनीति और राजनीति का घालमेल कर चुके हैं, और नीति अनीति के साथ हम जो है एक दूसरे को अपने साथ बल भर उनको जोड़ने की, उनके ऊपर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि न्यूक्लियर पावर का, आणविक शक्ति का यदि गलत इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। मैं उनके तथ्य को, उनके उद्बोधन को यथावत नहीं, उसके सारांश को दे रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप से कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस विज्ञान को नियंत्रित करने के लिए हमें धर्म को विज्ञान के ऊपर रखना होगा। धर्म कौन सा? जो सत्य है, जो अहिंसा है, जो अस्तेय है, और जो दार्शनिक मान्यताएं हैं, उस धर्म को। यह धर्म कर्मकांडी धर्म के समर्थन की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं कर्मकांडी हूं, कहीं इस बात का समर्थन नहीं कहा। उन्होंने जो जिया, अपना जीवन जिस रूप में जिया, हाँ, मानस की कुछ चौपाइयां उन्होंने अंतर्मन में बिठा ली थी, और मानस कर्मकांडी तो है नहीं, वो तो एक कथानक है, एक आदर्श को प्रस्तुत करता है जो भारतीय समाज के साथ साम्यता दर्शाता है। तो इस तरीके से जब शास्त्री जी इस बात को कहते हैं, ये कितना शानदार उनका कथन था कि विज्ञान के ऊपर ही धर्म होगा तो अनैतिक नहीं होगा, और विज्ञान के ऊपर अगर धर्म नहीं होगा तो निरंकुश होगा, उच्छृंखल होगा, हिंसक हो जाएगा। फिर हमारे उस सूत्र का, हमारे उस संस्कृति का, उस परंपरा का क्या होगा जिसको हम वास्तव में अपने साथ लेकर चल रहे थे। हथियारों का तो विरोध उन्होंने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब जनरल अयूब की सेना भारत की ओर बढ़ रही थी तब उन्होंने बाकायदा अपनी सेना को आदेश दिया हथियारों का जवाब हथियार से होगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि मूल रूप से उन्होंने जो है शांति के प्रतीक के रूप में उन्होंने सारे हिंसक हथियार, हिंसा का प्रत्याग करते, उसको करते हुए उन्होंने सारे हथियार रखवा दिए, सेना को सरेंडर करने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये मूलभूत सिद्धांत व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर धारण करने के लिए और विश्व को दिशा दिखाने के लिए उनका ये जो स्टेटमेंट है, वास्तव में आज उसकी आवश्यकता है हमको। हम उससे बच नहीं सकते। और जिसने विज्ञान को श्रृंखल होने दिया, जिसने विज्ञान को निरंकुश किया, उसका असर वही होगा जो रशिया का हुआ, जो अमेरिका का हुआ, जो इजराइल कर रहा है, जो चीन कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है। लेकिन भारत क्यों बचा हुआ है? क्यों? कहीं ना कहीं उस नैतिकता बोध को अपने साथ जोड़े रखे हैं कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन शांति के प्रयासों के लिए, अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, और आपके ऊपर हम उसका निरर्थक प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि उत्तर कोरिया जैसा घड़ी घड़ी धमकी दे दे। तो शास्त्री जी का जो डायमेंशन है ये बहुत ही व्यापक था। हम लोग उसको सीमित अर्थों में समझ भी नहीं सकते। अभी तो मैं
छात्र हूँ, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ कर सीख रहा हूँ। हो सकता है अगली बार कुछ और नई चीज़ सीखूँ, तब मैं आपके साथ उस पर डिस्कस कर सकूँ, कुछ चीज़ आप तक मैं शेयर कर सकूँ। एक अन्य तथ्य, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत पाक युद्ध के पश्चात ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हुई। बहुत सारे किंवदंतियों कथानक चले, फिल्में बन गई, तमाम फाइल्स खुली, पता नहीं क्या क्या हुआ। हम उस तक नहीं जाएंगे। हाँ, हम सिर्फ सीमित बात करेंगे। वो स्टेटमेंट है जनरल अयूब का और उस वक्त के रशियन प्रधानमंत्री का। उसी दौर की बात है कि जब ये अपने उच्च अधिकारियों के साथ में ताशकंद समझौते को संपन्न कराने गए थे और मीटिंग से पहले जब देखा कि शास्त्री जी का जो खादी का कोट है वो इस ठंड में काम करने लायक तो है नहीं, तो रशियन प्रधानमंत्री ने उनको दिया एक ओवरकोट। ये पढ़ा होगा किस्सों में हमने। तो ओवरकोट दिया तो उन्होंने अपेक्षा की कल मीटिंग में आएंगे तो इस ताशकंद की इस खतरनाक ठंड में, चूँकि वो जो है साइबेरियन एरिया है, वो ठंडी बहुत पड़ती है, तो उससे बचने के लिए इसका उपयोग करेंगे। लेकिन देखा अगले दिन फिर वैसे ही चले आए वो। तो शास्त्री जी से पूछा उन्होंने कि भैया पहने क्यों नहीं, ठंडी बहुत है, बीमार हो जाओगे? तो बोले कि नहीं, मुझसे ज़्यादा मेरे जो शिष्टमंडल आया उसके सदस्य को बहुत अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि जल्दबाजी में अपना कोट लाना ही भूल गया था, मैंने उसको दे दिया। तब उस वक्त रशियन जो उनका काउंटर पार्ट था उसका स्टेटमेंट है बहुत शानदार। उन्होंने कहा, कहने को हम कम्युनिस्ट हैं लेकिन शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। सुपर कम्युनिस्ट का से समझ लीजिए कि ऐसा संवेदनशील व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा है, वो आपकी भी उतनी चिंता कर रहा है। कम्युनिस्ट हो सकता है कि कुछ चूक कर जाएं, लेकिन सुपर कम्युनिस्ट उनसे ऊपर खड़ा है। ये भारतीयता की बात थी, ये सांस्कृतिक समन्वय की बात थी जिसको शास्त्री जी रहे थे। ये वही बात थी जिस पे उन्होंने कहा था कि हमें सबके साथ मिलकर खड़ा होना होगा, और उसके लिए 3 ही बात बताई थी, सत्य, अहिंसा और अस्तेय। शास्त्री ने वो जी कर दिखाया उस साइबेरिया की ठंड में। शास्त्री जी का जनरल अयूब के साथ पंगा तो लगातार चल ही रहा था। ताशकंद समझौता हुआ, पाकिस्तान जो है मुंह की खाया, तो वो कहीं ना कहीं से इस बात से चिड़े हुए भी थे। तो कद की बात आई, ये छोटे वो लंबे चौड़े। तो इन्हीं के साथ एक पत्रकार था, पत्रकार ने पूछा, शास्त्री जी आप तो कद में छोटे, वो इतने बड़े हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। बोले, अरे तुम नहीं जानते हो, मैं छोटा हूँ तो सर उठा के बात करता हूँ, वो मुझसे सर झुका के बात करते हैं। ये जनरल अयूब के लिए उन्होंने कहा। बहरहाल वो मामला पैचअप हुआ, ताशकंद समझौता हुआ और उनकी जब मृत्यु हो गई, और उस मृत्यु के बाद उनके ताबूत को कंधा देने के लिए, चूँकि उसको भारत लेकर आना था, ताबूत को कंधा देने के लिए उस वक्त के रशियन प्रधानमंत्री और स्वयं जनरल अयूब ने कंधा दिया। और अयूब ने कहा था, मैंने एक अपना शानदार दोस्त खो दिया जिसको मैं बहुत देर से समझ पाया। ये जनरल अयूब का लिटरली स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया था। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, जिसको वो पहले मिलना नहीं चाह रहे थे कि मैं क्यों जाऊं मिलने के लिए, तो ये खुद मिलने चले गए, फिर उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, और जब तक वो समझ में आते तो वो उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा कि 2 बहुत महान और विराट व्यक्तित्व के धनी नेहरू जी और इंदिरा जी के बीच में शास्त्री जी का चूंकि छोटा सा टेन्योर था, छोटा सा समय काल था, इसलिए काम तो उन्होंने बहुत किए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या 1.5 साल में परिणाम आ जाता है? नहीं आ सकता। हाँ, अगर उनको भी एक पंचवर्षीय योजना मिलती तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से एक ऐसा अपना प्रतिबिंब छोड़ के जाते इस भारतीय अर्थव्यवस्था पे, समाज पे, इस राजनीति पर, जिसके लोग अनुसरण करते। जैसा कि उन्होंने अपने रेल यात्रा की दुर्घटना के पश्चात और रेल मंत्रालय में दुर्घटना के पश्चात रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि ये नैतिकता का बोध कराएगा आगामी आने वाले इस पद पर बैठने वाले व्यक्तियों को। हालांकि ऐसा फिर कभी हुआ नहीं, लेकिन आप सोचकर देखिए उस व्यक्ति ने कितना दुस्साहस दिखाया होगा। तो छोटे कद के इस विराट व्यक्तित्व पर मैं जो पढ़ा, सीखा, समझा, मैंने आप तक प्रस्तुत किया। हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी आप तक उस रूप में नहीं पहुंच पाई हूं जैसा आपने पढ़ा हो, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको इस ढंग से मैं आप तक पहुंचा सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं।